हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हैं आपके दोस्त और स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद एके पर। दोस्तों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है पर्यावरण एवं शिक्षण, उसकी शिक्षण विधियां। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण एवं उसकी शिक्षण विधियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आने वाले हैं और जो भी आपका सीटेट एग्जाम्स आने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और संभावित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल वाला बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए शुरू करें आज की वीडियो। और वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन्स के साथ, जो कि इस प्रकार हैं। होके मायूस यूं न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। तो दोस्तों, अपने इस सीटेट परीक्षा की राह पर आप धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। इसी के साथ आइए शुरू करें आज की वीडियो। और वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नीचे आपको दो कथन दिए गए हैं, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन के आधार पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में चुनकर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल। दूसरा कथन है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन योजना में क्या शामिल है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी के दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी केवल दो। दोस्तों, प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन योजना में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन शामिल है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आईची टारगेट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन बी नगोया प्रोटोकॉल से, ऑप्शन सी जिनेवा कन्वेंशन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी वियना कन्वेंशन से। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी नगोया प्रोटोकॉल से। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन तीन प्रदेशों में है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन तीन प्रदेशों में फैला हुआ है। ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की निम्नलिखित दो बीमारियों पर ध्यान दीजिए। पहले मिनीमाता, दूसरी इटाई इटाई। इन बीमारियों के फैलने की दो वजहें कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए पारा आर्सेनिक, ऑप्शन बी आर्सेनिक पारा, ऑप्शन सी पारा कैडमियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैडमियम और आर्सेनिक। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी पारा और कैडमियम। दोस्तों, मिनीमाता रोग पारे की अधिकता के कारण होता है और इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1971 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1971 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 55 डेसिबल, ऑप्शन सी 60 डेसिबल, या फिर ऑप्शन नंबर डी 65 डेसिबल। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी 55 डेसिबल। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। बिलिगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी वियना में हुआ था। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रणथंभौर या फिर ऑप्शन नंबर डी गिरी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी पलामू। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी अंडमान या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप में है। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 मार्च। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए केरल में है। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए केरल, यह भी केरल में ही स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में व्यापक है? ऑप्शन ए ग्रासलैंड पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी परजीवी खाद्य श्रृंखला या फिर ऑप्शन नंबर डी वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी वन पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए जामनगर। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका अफ्रीका या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य अमेरिका। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी मध्य अमेरिका। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्यजीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? ऑप्शन ए एलिफेंट रिजर्व के लिए विधायी संरक्षण देने के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत हाथी कॉरिडोर स्थापित करना या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA स्थापित करने के लिए महेश रंगराजन समिति संबंधित है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, ऑप्शन बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ऑप्शन सी इसमें समुदाय और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी या वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ऑप्शन सी बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी बच्चों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान नहीं केंद्रित करना है, आपको बच्चों के हर पक्षों पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? ऑप्शन ए कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना या फिर ऑप्शन नंबर डी पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल का विवरण तैयार करना। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित
ऑप्शन ए सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ऑप्शन बी अनुसार समूह बनाए। ऑप्शन सी केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। ऑप्शन डी सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ऑप्शन ए बच्चों के परिवेश में नहीं कथन, पहला स्टेटमेंट बच्चों के परिवेश में समृद्ध चित्रण करती हैं। सेकंड स्टेटमेंट संदर्भित अधिगम के परिवेश प्रदान करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध को पोषण कर सकती हैं। अब इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चुनकर बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बी और डी। ऑप्शन बी केवल सी। ऑप्शन सी केवल बी या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जब हम आपसे अपने वीडियो के अंत में पूछते हैं कुछ सवाल, जिनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। तो आइए देखें आज के सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वैसे तो हम हर प्रश्न का उत्तर जांच परख कर देते हैं, पर कभी आपको किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट होता है तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपकी समस्या का तुरंत उचित समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।